Hello dear students. In the previous video we had studied about vectors. Basically we had studied how to add the vectors, how to find the product of vector. In that we have dot product and cross product. Today our topic is projectile motion. What is projectile? Projectile is a name given to a body which once thrown into space with initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone without being propelled by the engine or fuel. After reading this definition हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, but when we see the example we'll come to know that what do we mean by projectile motion. Suppose there is one fielder and this fielder is throwing a ball from one point to one fielder to other fielder. So the ball moves in a path with some initial velocity and it will be moved under the influence of gravity, and this ball do not have any engine or fuel जो इसको क्या देगा, जो इसको किसी भी तरीके की फोर्स प्रोवाइड कर सके. जो आप जेवलिन थ्रो करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन, किसी भी एरोप्लेन है, कोई एरोप्लेन है, उससे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो उसका जो मोशन होगा वो भी एक मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा. बॉल थ्रोन बाय वन फील्डर टू अदर, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन. शॉट पुट थ्रो इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ बिल्डिंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है, उसका मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. Jet of water running out of the pipe, suppose this is a pipe and a jet is coming out of it, so this motion is also a projectile motion. Basically projectile motion is a two-dimensional motion because the object changes its x coordinate as well as y coordinate. अभी तक हमने जो भी पढ़ाई की है बेटा, वो हमने क्या पढ़ा कि भैया एक कार है और ये कार हमारी मूव कर रही है रोड पर, ट्रेन है वो मूव कर रही है, बस है वो मूव कर रही है. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 है और थोड़े टाइम के बाद हम लोग इसको क्या लिख दिया करते थे, हम यहाँ पर x इज इक्वल टू s लिख दिया करते थे. मतलब देयर इज नो चेंज इन y, देयर इज नो चेंज इन अदर डायमेंशंस या अदर एक्सेस, सिर्फ एक सिंगल एक्सेस में चेंज था. कोई भी ऑब्जेक्ट था, अभी हमने क्या किया था, उसको ग्रेविटी के अलोंग फेंका था जिसमें हमने देखा था कि जी का एक्सेलरेशन लग रहा है. तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हमारा वाई एक्सेस चेंज हो रहा है. एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड जेड इज कांस्टेंट. बट व्हेन एनीबडी थ्रोज अ बॉल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, कुछ इस तरीके से ही फेंकते हैं बेटा, तो सिंपल सी बात, बॉल दूसरे किसी एंड पर जाकर ग्राउंड पर गिरती है. तो सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू टी, यहाँ पर बॉडी x और y पर पहुंच गई सपोज. तो इसने क्या किया, उसी पर्टिकुलर टाइम t में इसने ये x का डिस्टेंस भी कवर किया और उतने ही टाइम t में इसने ये y का डिस्टेंस भी कवर किया. मतलब इन टाइम t ये बॉडी x यहाँ मूव करी और y यहाँ मूव करी. कितने टाइम में, t टाइम में. सपोज 10 सेकेंड्स, ये सपोज 5 सेकेंड्स की बात थी. 10 सेकेंड्स के बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई, तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी इसने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज किया और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज किया. थोड़े टाइम के बाद सपोज 15 सेकेंड्स के बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसने एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज किया और इसने वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज किया. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बॉडी है वो और एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शंस में चेंज हो रही है. both x and y coordinates are changing simultaneously. Both x and y coordinates are changing simultaneously. Simultaneously at a particular time. तो मतलब सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर अगर बॉडी यहाँ पर पहुंची है तो एक ही पर्टिकुलर टाइम में उसने ये x डिस्टेंस भी कवर किया है और ये y भी कवर किया है. यहाँ से बॉडी यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर पहुंची है, तो जितने जो बॉडी यहाँ पर पहुंची तो सपोज 10 सेकंड्स में ही पहुंची, तो 10 सेकंड्स में ही तो इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया और 10 सेकंड्स में इसने ये y डिस्टेंस कवर किया. अगले 15 सेकंड्स में अगर बॉडी यहाँ पर पहुंची तो उसने x डिस्टेंस यहाँ से कवर किया और y डिस्टेंस यहाँ से कवर किया. यही दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे. तो कहने का मतलब ये कि अब हमारी बॉडी
दो डायमेंशंस चेंज कर रही है साइमल्टेनियसली. दैट इज व्हाई प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन is called as two-dimensional motion. अब सिंपल सी बात कि जिस तरीके से हम लोग ये बॉडी यहाँ पर है, तो बताइए ये इतना एस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा उसको, या फिर एक्सेलरेशन कितना गेन किया इसने, या फिर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन हुई. ये सारे के सारे फैक्टर्स हम लोग निकाला करते थे. इन द सेम वे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमें कुछ इसी तरीके की चीज़ें फाइंड करनी होती हैं. तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन रखती है, मतलब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है. वो कॉमन ये चीज़ है कि जितने टाइम में एक्स कवर किया है और ये वाई, जो भी सपोज एक्स इसने 50 मीटर कवर किया और यहाँ पर ये 10 मीटर कवर किया, तो ये वाई एक्सिस में 10 मीटर और एक्स एक्सिस में 50 मीटर कितने टाइम में कवर किया इसने? 10 सेकेंड्स में. वाई एक्सिस में 100 मीटर और सॉरी एक्स एक्सिस में 100 मीटर और वाई एक्सिस में सपोज ये यहाँ पर 7 मीटर हो गया. तो ये 7 मीटर और ये 100 मीटर कितने टाइम में उसने कवर किया? इसने ये 15 सेकेंड्स में कवर किया. तो टाइम फैक्टर इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन एक्स एंड वाई मोशन. ये इंपॉर्टेंट बात है. टाइम फैक्टर इज कॉमन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन मोशन. मतलब एक्स और वाई सेम रहने वाला है. तो अब यही चीज़ में हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं. और क्या क्या चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं? हमें आइडेंटिफाई करना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. कि किसी भी एक बॉडी को एक एंड से अगर हमने फेंका, तो जब वो दूसरे एंड पर गिर रही है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उसकी रेंज कितनी होगी, वो हाइट कितनी अचीव की उसने, हाइट वो भी हमारी कौन सी, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की उसने. एंड हमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है. और इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है हमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कैसी होगी, मतलब ये जो भी पाथ है ये पाथ किस तरीके का होगा. तो हमें ये चार तरीके के फैक्टर्स यहाँ पर निकालने होते हैं. तो सिंपल सी बात, सबसे पहले तो हम ये देखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट और इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है. जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी हमारी एक बॉडी है, वो बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आकर गिरी. तो सिंपल सी बात, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. कि भैया यहाँ पर टाइम अगर हमारा टी इज इक्वल टू 0 था, तो सपोज यहाँ पर टाइम हमारा कैपिटल टी है. कैपिटल टी टाइम के बाद ये बॉडी दोबारा से ग्राउंड पर गिरती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. अभी हम बात कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. तो सिंपल सी बात ये, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है तो यहाँ से जब हमने बॉडी को फेंका, यहाँ से वो दोबारा ग्राउंड पर कितने टाइम में फॉल करेगी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. रेंज क्या हो जाएगी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमने मान ली r, और इसी वैल्यू को हम क्या बोल दिया करते हैं, रेंज बोल दिया करते हैं. कि ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट फेंका है वो कितनी दूर तक गया है, इसकी रेंज क्या है. तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉडी. तो अचीव बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड योर मैक्सिमम हाइट. और पाथ तो ये है ही, जो ये पाथ फॉलो करेगा, इसकी जो भी इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग वी विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन. देखते हैं इस फैक्टर को, इन चारों फैक्टर्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो भी बॉडी आप फेंक रहे हैं, दिस बॉडी डू नॉट हैव एनी फ्यूल और इंजन. तो किसी भी तरीके का कोई भी एक्सेलरेशन इसको बाहर से तो मिल नहीं रहा है. जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक ही तरीके का एक्सेलरेशन मिल रहा है, और वो एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है आपको, वाई डायरेक्शन में लगता हुआ मिल रहा है. और हर बार बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको हम बोलेंगे जी, जी का एक्सेलरेशन. मतलब कि ये इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन a constant acceleration acts on the body, acts on the body. और वो कितने का एक्सेलरेशन लग रहा है, जी का. वेयर एज
no acceleration is there, no acceleration is there in x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ में आया, इन दोनों स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आया कि जो y डायरेक्शन का मोशन है, y डायरेक्शन मोशन इज, डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं इसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जैसे ही मेरे दिमाग में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आता है तो मेरे दिमाग में कुछ इक्वेशंस आती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन g का लग रहा है तो u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। दीज आर दी थ्री इक्वेशंस जो मेरे दिमाग में तुरंत आएंगी, क्योंकि मैंने I have told you initially also that uniformly accelerated motion means we can use all three equations over here because there will be a constant acceleration of g। अगर हम यही x डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो x डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पर जो मुझे फॉर्मूला याद आएगा दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला याद आएगा। तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को डील करने के लिए मुझे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करना पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन के मोशन को यूज करने के लिए मुझे ये इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात ये कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये जो मोशन है दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, सपोज ये जो बॉडी फेंकी है आपने, यू हैव थ्रोन दिस बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सिंपल सी बात, as we have studied that this u is a vector quantity because it is initial velocity. It can be broken into two components, and what are those two components? Those two components will be u cos theta, and here we will have a component that is u sin theta, which means that this is the velocity in x direction due to which the x direction motion will be covered. This is u sin theta and it is named as uy. This velocity is responsible for vertical motion, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं this velocity is responsible for vertical motion, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में यही कंपोनेंट लग रहा है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। और इस डायरेक्शन का जो भी मोशन है ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, और इस डायरेक्शन का जो भी ये मोशन है दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिंपल सी बात, अभी हमें निकालना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ये हमें आर भी नहीं पता है, हमें टाइम भी नहीं पता है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करके तो कोई फायदा होगा नहीं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी आर ओनली अवेयर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज यू कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे यू वाई पता है और मुझे यहाँ पर जी पता है कि एक एक्सेलरेशन लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं सबसे पहले वाई डायरेक्शन, यहाँ पर आपको दोनों मोशंस को अलग अलग डील करना पड़ेगा, और जब इन दोनों मोशंस को कंबाइन करना होगा इन दैट वील हैविंग अ टाइम फैक्टर t factor which is same for horizontal
and vertical motion. So let's see how we can deal this. See, if I am dealing vertical motion, so for vertical motion, अगर हम यहाँ पर वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन के केस में क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वी हैव टू स्टैंड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड वी हैव टू जज ईच एंड एवरी sign convention. Like here, initial velocity, that is uy, we have to take it as positive because it is acting in the upward direction. G is acting in downward direction, so we have to take it as negative of g. What is the displacement, vertical displacement? See, it has been projected from ground and the body is falling on the same surface. That means vertical displacement is, vertical direction का displacement is 0, क्योंकि जिस जगह से बॉल को फेंका वापस उसी जगह पर आकर गिर गई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे किसी भी तरीके का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर h की वैल्यू जो होने वाली है वो आपकी 0 होने वाली है। तो सिंपल सी बात कि अगर मैं यहाँ पर अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब h की वैल्यू 0 हो गई, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से फेंका और वापस यहीं पर आकर गिर गई, यानी कि किसी भी तरीके का कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं बचा, तो मतलब पूरी की पूरी बॉडी ने एक अपना फ्लाइट कवर की है, मतलब दोबारा से वापस वो ग्राउंड पर आ गई है। तो सिंपल सी बात, h की वैल्यू हो गई 0, u की जगह हम क्या लिख पाएंगे, u साइन थीटा, और t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मान लिया कैपिटल टी, तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल टी, माइनस, माइनस क्यों आया, बिकॉज g इज नेगेटिव, टी स्क्वायर, so this will be u sin theta into t is equal to minus half gt square, minus minus will become plus, t will get cancelled out with t, so t will be equal to 2u sin theta by g। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो, दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जब ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होगा तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज दीज फॉर्मूलेज आर नॉट एप्लीकेबल, वी हैव टू डील विद द बेसिक थिंग फॉर अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, वील सी देम लेटर। तो सिंपल सी बात, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अब अगर मुझे रेंज निकालनी है, तो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वी कैन से। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हमारा कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करें, इसको स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी, एक्स डायरेक्शन की, और टाइम कौन सा, जो पूरी की पूरी फ्लाइट में कवर हुआ। तो यू एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, यू एक्स की जगह पर हम लोग लिख पाएंगे यू कॉस थीटा, और टी की जगह पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। भैया जितने टाइम में ये बॉडी यहाँ से घूम कर यहाँ पहुंची उतने ही टाइम में तो बॉडी ने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो टाइम विल रिमेन सेम। तो टी की जगह हम कितना लिख देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। तो जैसे ही हमने ये वैल्यू प्लेस की तो हमें देखो ये एक्सप्रेशन मिल गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो यहीं पर एक फॉर्मूला होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, दैट फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी, रेंज विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख देना है आपको, साइन 2 थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में जी। तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका आ गया, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया रेंज का। तो हमें रेंज मिल गई। अब यहीं पर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम हाइट।
और अगर ये मैक्सिमम हाइट होगी तो कोई भी बॉडी एक बार मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद नीचे तभी आएगी ना जब यहाँ पर उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। कि भैया वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले यू साइन थीटा थी, तो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, जब वो जीरो हो जाएगी तभी तो ये बॉडी हमारी नीचे आना शुरू होती है। यानी कि टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वी हैव टू डील वाई डायरेक्शन मोशन। और अगर हम वाई डायरेक्शन मोशन को डील करेंगे तो वाई डायरेक्शन मोशन के केस में मुझे यू वाई कितना मिल जाएगा, यू वाई विल बी यू साइन थीटा। और वी वाई कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें जीरो मिलेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी एंड पर अगर आप देखेंगे तो आपको यू कॉस थीटा ही मिलेगा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है और ना ही रिटार्डेशन है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, आइडियल केस अज्यूम कर रहे हैं, हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हर जगह पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी वो तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की जो हमारी वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा, वो हमारी वेलोसिटी हर जगह पर क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, क्योंकि वहां पर तो एक्सेलरेशन लग रहा है। और एक्सेलरेशन कितने का लग रहा है, ऑलवेज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितने का, जी का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर मुझे यू वाई मिल गया, मुझे यू साइन थीटा, यू वाई वी वाई मिल गया मुझे जीरो। एक्सेलरेशन जी जो है वो मेरा माइनस ऑफ जी होगा, ये प्लस होगा। अब मुझे एच निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो वी वाई कितना हो गया जीरो, यू वाई कितना हो गया हमारे पास यू साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही मिलेगा मुझे ये एक्सप्रेशन, माइनस ऑफ टू जी एच। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो दिस विल बी माइनस ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू जी एच। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट। ये हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम हाइट मिल गई। तो मतलब ये है कि जब कभी भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होगा तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला। कब हमें वर्टिकल मोशन हम कैसे डील कर रहे हैं बेटा, तो पहली इक्वेशन हमें वर्टिकल मोशन से मिली, फिर हम रेंज निकाल रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो क्या लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लग रहा है। उसके बाद फिर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ रही है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें फिर से वाई डायरेक्शन वाले मोशन को डील करना पड़ रहा है। और एक ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला बायो वाले भी याद रखेंगे और मैथ्स वाले भी याद रखेंगे, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर साइन 120 क्या की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप सीधे सीधे टू साइन टू थीटा लिखेंगे, यानी कि 60 कॉस 60 और साइन 60 कॉस 60 दोनों की वैल्यू आपको पता है। साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 60 इज 1/2, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी आपकी ये √3/2 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको याद रखना है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें मैक्सिमम हाइट भी मिल गई, हमें रेंज भी मिल गई और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया। तो इन फॉर्मूलों को एक बार एक साथ लिखते हैं। टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, दिस इज टू थीटा बाई जी। एच का जो फॉर्मूला आया वो आया हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब हमें डिटरमाइन करनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब वो पाथ कैसा फॉलो करेगा। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर यही था हमारा डायग्राम, ऐसे ही था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन चल रहा था। और ये बॉडी सपोज यहाँ पर मैंने एक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी, एट पर्टिकुलर टाइम टी body reaches at a coordinate x, y। कहाँ पहुँच गई बॉडी हमारी, x, y पर पहुँच गई। कितने टाइम में, t टाइम में। तो सिंपल सी बात ये कि इस बॉडी ने x डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर किया और y का डिस्प्लेसमेंट इधर कवर किया। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले
एक वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इस बॉडी को फेंका है, और वो वेलोसिटी कितनी है, u। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारे पास u cos थीटा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा बिकॉज थीटा एंगल इज देयर, और एक हो जाएगा हमारे पास u sin थीटा। ऐसे हमने ब्रेकिंग देखी थी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने, कि किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर सकते हैं, कॉस और साइन में। तो थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है बेटा, और थीटा से दूर वाला हमेशा साइन होता है, और ये कॉस और साइन कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो अब क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करूं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन को देखो कैसे डील कर पाऊंगा। ये कितना गया x, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है u cos थीटा, कितने टाइम में पहुंचा ये t टाइम। तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू क्या मिल गई, x अपॉन यू cos थीटा, और ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब अगर हम बात करें वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन के केस में आपको देखो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात ये है कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि मैं जो इक्वेशन यूज करने वाला हूँ वो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करने वाला हूँ। एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई, यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यू साइन थीटा, पॉजिटिव ही लूंगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। टी की जगह मैंने टी रहने दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 1 into यूजिंग 1 in 2, तो मुझे क्या मिला है यहाँ पर, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे रिलेशन देखने को मिला। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, t की जगह हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो u से u कैंसिल हो गया, दिस इज x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोलिक। वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो कि ये x में क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियसली यहाँ पर x क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो ये जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक। तो हमारा जो भी प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इज पैराबोलिक, इज पैराबोलिक। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करने को बोलेगा तब भी हमें ये डेरिवेशन करना है। कोई भी अगर हमें बोलेगा शो दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, तब भी हमें यही डेरिवेशन करना है। कोई हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने को बोलेगा तब भी हमें यही डेरिवेशन करना है। तो दिस डेरिवेशन इज यूज्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर मुझे कोई बोल दे कि भैया प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, तब भी मुझे यही डेरिवेशन करना है। सो टुडे वी कम टू नो दैट how the motion in two dimension works. In motion in two dimension, we will be having two changes, that is two coordinate change, that is x and y, and how to deal with them. तो सबसे important factor जो था बेटा यहाँ पर अपना टाइम फैक्टर था। उस टाइम फैक्टर को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। तो आज के लिए कहानी इतनी ही। जस्ट रिमेंबर दिस प्रोजेक्शन इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब किसी बॉडी को आपने ग्राउंड से फेंका और वापस वो ग्राउंड पर गिर गई, तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है। बाकी चीज़ों के लिए विल सी यू विल सी द नेक्स्ट वीडियो, इन दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट फॉर other cases. Thank you so much for today.